नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गिरफ्तार पीएम सीएम वाले बिल पर अमित शाह ने विपक्ष पर बोला करारा हमला। कहा वो जेल से सरकार का विकल्प चाहते हैं। साथ ही बताया पीएम मोदी ने खुद बिल में पीएम पद शामिल करवाया। पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सीआईसी के आदेश को किया रद्द। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री अब नहीं होगी सार्वजनिक। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया बड़ा दावा। कहा रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने भारत पर लगाया सेकेंडरी टैरिफ। बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दीवार कूदकर भाग रहे टीएमसी के विधायक जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार। ईडी ने पीछा कर किया गिरफ्तार। पाक विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश गए थे मामला सुलझाने, लेकिन हो गया बड़ा कांड। बेइज्जती के साथ मिली चेतावनी। बांग्लादेश ने कहा 1971 के अनसुलझे मुद्दों पर हमारी सहमति नहीं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम सीएम को पद से हटाने वाले विधेयक को लेकर अमित शाह के विपक्ष पर कड़े प्रहार की। अमित शाह ने पहली बार 130वें संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय रखी है और इसके विरोध पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष पीएम सीएम को हटाने वाले बिल का विरोध करके लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री गिरफ्तारी के बाद जेल से शासन और प्रशासन चला सकते हैं। शाह ने कहा कि विपक्षी नेता चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। अमित शाह ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस विधेयक में पीएम पद को शामिल किया है। हालांकि जैसे ही अमित शाह का इंटरव्यू सामने आया, कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बिल में प्रधानमंत्री भी कटघरे में आ सकते हैं, लेकिन पीएम को कौन छू सकता है? सारा सिस्टम उनका गुलाम है। पहली बार इस विधेयक को लेकर अमित शाह ने खुलकर हमला बोला है विपक्ष पर। देखिए, ये मसला पॉलिटिकल तो होगा ही, क्योंकि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इसमें घेर रही है, बल्कि इंडी गठबंधन में भी दो फाड़ हो चुका है। और राहुल गांधी जगह जगह जाकर के वोट चोरी की बात कर रहे हैं और इस बिल के जरिए भारतीय जनता पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई साबित करने में जुटी हुई है विपक्ष को। अब देखिए क्या हुआ है। कोई भी व्यक्ति कोई भी लॉजिक दे दे और ये कहे कि हम जेल से सरकार चलाएं, तो ये तो जनता रिजेक्ट कर देगी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि भाई नहीं, जेल हो जाए तो हो जाए, गिरफ्तार हो जाए तो हो जाए, इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो बेशर्मी के बिल्कुल इंतहा हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये कानून वो आगे इन्होंने बढ़ाया, तो अमित शाह आए और कांग्रेस पार्टी को यह आईना दिखाना जरूरी था, क्योंकि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। राहुल गांधी ने इसी तरह का एक कानून, जिसमें लालू यादव को बचाने के लिए, चोर डकैत किस्म के नेताओं को बचाने के लिए वो एक अध्यादेश पेश किया गया था, जिसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। अब क्या हो गया? अब आपको ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस की पोजीशन इसलिए खराब हो रही है क्योंकि जेपीसी का बायकॉट 3 इंडी गठबंधन की पार्टियों ने कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। बिहार का चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि ये 130वां संशोधन बिल एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर बिहार में उभरेगा। जी, तो अमित शाह ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से विपक्ष को करारा जवाब दिया है। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को शेयर नहीं किया जा सकता। सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली
वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह फैसला सुनाया है। यह फैसला विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। काफी पुराना ये मामला है, काफी सवाल भी खड़े हुए, राजनीति भी हुई। आज जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके ऊपर राजनीति होना ये अपने आप में शर्मनाक है। ये केजरीवाल इफेक्ट है। मैं शुरू से कहता रहा हूं, ये नटवर लाल ही इज अ पॉलिटिकल वायरस। डिग्री के ऊपर सवाल, इसके ऊपर सवाल। ये क्या हुआ है मामला? आरटीआई लगाए हुए प्रधानमंत्री जो है वो फेल है, पढ़ाई नहीं किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। आप पर्सनल अटैक कर रहे हो और इसका इस्तेमाल आपने आरटीआई के द्वारा किया। आज कोर्ट में क्या कहा गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि ये तो, क्योंकि आप गए थे मांगने के लिए क्या कि कौन कौन उस साल एडमिशन हुआ, कितने कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने कितने लोगों ने एग्जाम दिया और किनको किनको कितना मार्क्स आया, कौन फेल हुआ। भाई क्यों ये जानकारी चाहिए? आरटीआई का इस्तेमाल आप करना चाह रहे हो किसी की पर्सनल जानकारी को इकट्ठा करने में? डाटा इकट्ठा करना है क्या आपको? कोई पब्लिक के लिए, उसके फायदे के लिए, पब्लिक के हित में कोई बात हो और उसके बाद आप कोई आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि इसको पब्लिक तो नहीं करेंगे, अगर कोर्ट को चाहिए तो हम कोर्ट में ये सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं, बट किसी भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा उठ के खड़ा हो जाए और सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो है वो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, आपका कोई लेना देना है प्रधानमंत्री मोदी से, तो ये फैसला हुआ क्योंकि ये जान रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है, कोई सूचना के अधिकार के तहत नहीं आएगा। तो सीआईसी ने जो आदेश दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको पब्लिक करे, वो मना कर दिया गया। तो ये विवाद आज के बाद से जो है वो खत्म। जी, अब बात अगली खबर की। ट्रम्प टैरिफ बवाल के बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का असल मकसद आखिर क्या था। जेडी वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने के लिए मजबूर करने के इरादे से भारत पर आर्थिक दबाव डाला है। इसके तहत भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। हालांकि अमेरिका भले ही भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए कोई भी लॉजिक क्यों ना दे, उसका दोहरा रवैया दुनिया के सामने आ चुका है और भारत अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। सर, ये जो जेडी वेंस कह रहे हैं, क्या ये कोई नया लॉजिक क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, ये कितनी बेहुदी तकरीर है। क्या लॉजिक है? आपकी लड़ाई हो रही है रूस से क्योंकि वो आपकी बातों को नहीं मान रहा। लड़ाई आपकी भी नहीं है, आप जो है चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हो। लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच चल रही है, चौधरी बन रहे हो आप। दबाव आपको डालना है रूस के ऊपर और पनिश कर रहे हो किसको? इंडिया को। मैंने मूर्खता का आप इससे बढ़िया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप ये चाह रहे हो कि आप रूस को स्क्वीज कर दें कि जो कोई ऑयल खरीद रहा है हिंदुस्तान के साथ, उसकी पार्टनरशिप है, तो उसके पार्टनर को आप पनिश करोगे तो दबाव वहां जाएगा। यही कह रहे हैं ना वो। तो ये काम आपने चीन के साथ क्यों नहीं किया? यूरोप जो है वो गैस खरीद रहा है और आज खबर आ रही है कि यूक्रेन में जो रशियन गैस पाइपलाइन है जो यूरोप जाता है, उसको जेलेंस्की ने उड़वा दिया। अभी और भी बहुत सारी मुसीबत आने वाली है। तो ये जो दलील दी जा रही है ये बिल्कुल एक कायरो वाला लॉजिक है। सीधा सीधा कहो ना, सीधा सीधा कहो कि ट्रंप की दादागिरी को प्रधानमंत्री मोदी ने हवा में उड़ा दिया। नहीं माने तुम्हारे दबाव को, नहीं कहा कि भाई तुमने युद्ध रुकवाया, नहीं बात मानी, तुमने बुलाया, हमने मना कर दिया और डांट भी लगाई। सीधा सीधा कहो। ये कुतर्क देते 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 ये ट्रंप प्रशासन खुद
घिरता चला जा रहा है। जी, अब बात वेस्ट बंगाल स्कूल जॉब स्कैम मामले में ईडी के बड़े एक्शन की। पश्चिम बंगाल के एसएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्शिदाबाद जिले की बुरवान विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी उस समय हुई जब ईडी की टीम उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची और विधायक ने अचानक पहली मंजिल से कूदकर दीवार फांदकर भागने की कोशिश की। हालांकि ईडी अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। अप्रैल 2023 में भी टीएमसी विधायक साहा को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस साल मई में जमानत पर रिहा किया गया था। अब फिर से इनकी गिरफ्तारी हो गई है। पूरी फिल्मी स्टाइल में ईडी के अधिकारियों ने दबोच लिया है। आज भाई मानना पड़ेगा, इतने कलाकार लोग हैं वे टीएमसी में। नेताजी सेकंड फ्लोर से कूद गए। जैसे ही इनको मालूम चला कि ईडी वाले आ गए, आनन फानन पैजामा पहना, टी शर्ट पहना, निकाला अपना दोनों मोबाइल और सीधे सेकंड फ्लोर से नीचे कूद गया और भाग गया। और ये खेत में भागे जा रहा है और पीछे पीछे सीआरपीएफ। काफी भागना पड़ा खेत के अंदर। रास्ते में दिखा उसको तालाब तो अपना दोनों मोबाइल फेंक दिया। ये काम इसने, ये धंधा पहले भी किया था। जब सीबीआई ने रेड मारा था तब भी इसने दोनों मोबाइल को फेंक दिया था। अब पकड़ के लाया गया। बताइए किस तरीके से ये लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये इनकी करतूत है। 25,000 के आसपास लोगों की जिंदगी इन लोगों ने तबाह कर दी और लाखों होनहार मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को चौपट कर दिया। क्योंकि इन लोगों ने वो घोटाला किया है कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे सोए कपिल सिब्बल जो कोई नहीं बचा सका। ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आने वाला है। आने वाले समय में ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पार्थो चटर्जी की गर्लफ्रेंड के यहाँ जो नोटों का पहाड़ मिला था, ये नोट पहुंचाने वालों में से है। इसलिए ये पकड़ धकड़ हुई है और बंगाल में टीएमसी का मजाक उड़ रहा है। इस नेताजी का तो मजाक उड़ ही रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। 13 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार बांग्लादेश पहुंचे थे तो लगा कि अब पुराने रिश्तों में गर्माहट आएगी और उससे भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दरअसल बांग्लादेश ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार के सामने 1971 की जंग से जुड़े मुद्दों को उठाया। इस बीच डार ने ढाका में दावा कर दिया कि 1971 की जंग के लिए पाकिस्तान की ओर से माफी मांगने का मुद्दा सेटल किया जा चुका है। बांग्लादेश को यह बात पसंद नहीं आई और उसने करारा जवाब दे दिया। विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इशराक डार के दावे पर असहमति जताते हुए कहा कि दोनों देश भविष्य में लंबे द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा जारी रखेंगे। तौहीद हुसैन ने आगे कहा कि निश्चित रूप से आप इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं कि जो मुद्दे 54 साल से अनसुलझे हैं उन्हें एक ही बैठक में सुलझा लिया जाए। बड़ी उम्मीद लेकर गए थे इशराक डार, घोर बेइज्जती हो गई। नहीं, बेइज्जती होना ही तो चरित्र है पाकिस्तान का, बेइज्जत होना। अभी मुनीर अमेरिका गया था, सेकेंड राउंड जब गया कोई उसको पूछ नहीं मिली। भाई व्हाइट हाउस में फिर ये कोशिश कर रहा था, 11 लॉबिस्ट को हायर इन लोगों ने किया है। तो लॉबी हायर कर लेने से आपको फिर एक्सेस नहीं मिला। आपकी बेइज्जती चाइना में हो रही है, आपकी बेइज्जती अफगानिस्तान में हो रही है, आपकी बेइज्जती ईरान में हो रही है। तो हर जगह इनकी तो बेइज्जती हो रही है। ये वहां गए थे कि जिस तरह से हिंदुस्तान के रिश्ते ईरान और अफगानिस्तान के साथ बेहतर हैं, तो वो पाकिस्तान ये काउंटर बैलेंस, ये सिर्फ हवाबाजी करने वाले, वो सड़क छाप किस्म के लोग होते हैं ना, जो हवाबाजी करना है, हमें कुछ शो ऑफ करना है, ये उस तरह के डिप्लोमेसी करने वाले लोग हैं। पॉकेट में पैसे नहीं है, रिसोर्स नहीं है, इकॉनमी जो है भिखारियों वाली है, और आप वहां जाकर के ये दम भरने कि देखिए हम बांग्लादेश की तरफ से भी हिंदुस्तान को घेर सकते हैं। लेकिन वहां क्या हुआ है, ये मौलाना यूनुस और उसके चट्टे बट्टे, ये एडवाइजर, वो विदेश एडवाइजर, ये सारे लोग, इन लोगों में कोई दम नहीं है। वहाँ की आर्मी ने कहा है कि कोई भी फंडामेंटल चेंज जो
बांग्लादेश की नीतिगत चीजों से जुड़ी हुई है, उस पे आपको फैसला लेने का अधिकार नहीं है। अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि आप चुने हुए सरकार नहीं है। चुनाव के बाद जो कोई भी सरकार आए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वो बांग्लादेश के संविधान, उसकी नीति में फंडामेंटल चेंजेस कर सके। और पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन मुल्क है, उसने लाखों रेप्स किए, लाखों लोगों को मारा और इसके लिए अभी तक माफी नहीं मांगी है। ये मसला इसलिए सेटल्ड नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।